आज हम रीट मेन एग्जाम के सबसे पहले टॉपिक वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसको कहते हैं? तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इसके टुकड़े करने के बाद अंत में टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने एक शब्द ले लिया पीला। अब इस पीले शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो प प्लस ई प्लस ल प्लस आ। अब इसके हमने टुकड़े कर दिए। अब इस पै के, ई के, ल के और आ के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो इनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं वर्ण कितने हैं। हिंदी में कुल 44 वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर स्वर और दो नंबर व्यंजन। एक नंबर स्वर और दो नंबर व्यंजन। यानी वर्णों को कुल वर्ण कितने बताए गए हैं? तो कुल वर्ण कितने हैं? 44, और 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वरों की कि स्वर कितने हैं। स्वर वह ध्वनियां जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता या आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य स्वर या किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ये निर्बाध रूप से बाहर निकलते हैं। कुल स्वर 11 हैं। कुल स्वर कितने माने गए हैं? 11 स्वर माने गए हैं, जो इस प्रकार है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने स्वर है? 11 स्वर। अब स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर है ह्रस्व स्वर और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम टाइम मिलता है उसको ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और जिन स्वरों को बोलने में दुगुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखते हैं, बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ए, ई, उ और री।
इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। बाकी जो अन्य स्वर है वो दो स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए उनको ह्रस्व स्वर नहीं दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ में कौन कौन से आते हैं, देखो आप, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हिंदी में कुल 44 वर्ण है। 44 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अब कभी कभी हमारे ये कंफ्यूज होती थी कि स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण का ये भाग है स्वर और व्यंजन। वर्णों को ही दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने बताए गए हैं, कुल स्वर 11 बताए गए, और व्यंजन कितने बताए गए हैं, 33 व्यंजन बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह ध्वनियां जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य स्वर की या वर्ण की सहायता या किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, 11 स्वर है, और 11 स्वरों को दो भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं हम वर्ण विचार में व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहा जाता है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो वर्ण ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण या ध्वनियां किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित कैसे होते हैं, जैसे क हलंत कर दिया, ख हलंत कर दिया। तो इसमें ये क्या है, ये जो वर्ण है किससे है, स्वर रहित है। और इनको बोलने के लिए, इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए व्यंजन किसे कहते हैं, वह वर्ण या ध्वनियां जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजन है, जिनका अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और उन वर्गीकरणों को हम अब देखेंगे। तो सबसे पहला इनका व्यंजनों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजन जो मुंह में किसी तरह कहां भी स्पर्श होकर बाहर निकलते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने हैं, वर्गीय व्यंजन है 25। क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ और ड़। च वर्ग, च, छ, ज, झ और ये। त वर्ग, त, थ, ड,
और न, तय वर्ग, तय, थ, द, ध और न, प वर्ग, प वर्ग, प, थ, ब, भ और में। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन कितने आते हैं? 25 वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ न, ट वर्ग ट ठ ट ठ न, त वर्ग त थ त थ न और प वर्ग प फ ब भ में। इस प्रकार इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। दूसरा प्रकार देखते हैं अंतस्थ है। अंतस्थ है व्यंजन, अंतस्थ है व्यंजन। अब देखो प वर्ग के बाद में कौन सी आई? ये, रे, ले और व। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहले जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये अंदर से बोले ये, व, रे, ले, व। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये, रे, ले, व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से बोलती है। इनको जो बोले जाते हैं तो हवा कहीं भी मुंह में टकराती नहीं है। इसके कारण इनको अंतस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? ये के बाद में स है तो स और है। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स और है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा एक है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तो इसमें श, त्र और गे, क्षत्र गे, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि श 2 व्यंजनों से बना है, त्र भी 2 व्यंजनों से बना है और गे भी 2 व्यंजनों से और स्वरों की सहायता से बने, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य 2 वर्ण या 2 वर्ण या वर्ण और स्वरों की सहायता से ये बने, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे श की बात करते हैं तो ये क और श से बना है। त्र की बात करते हैं तो त और र से बना है। गे की बात करते हैं तो ज और ये से बना है। इस प्रकार इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हमने सबसे पहले बात की थी कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन 33 होते हैं। कि हमने बात की थी कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कुल कितने होते हैं? मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। तो 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए। 4 25 ये, 4 ये, 4 25 ये, 4 ये, 4 ये, तो 8 5 13 और 33। यानी मूल रूप से हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन को मूल व्यंजनों में नहीं गिना जाता क्योंकि ये इन्हीं की सहायता से बने हुए होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण, इसका तात्पर्य है कि कौन सा वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन मुख में कौन से स्थान से बोला जाता है। तो इसकी हमने एक सारणी बना रखी है। उस सारणी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्ण, यानी कौन सा वर्ण, उच्चारण स्थान कहां से बोला जाता है और वर्ण ध्वनि का नाम, उसको नाम क्या दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं
कंठ की, देखो इसमें भी एक क्रम चलता है, कंठ, उसके बाद में तालु, उसके बाद में मूर्धा, मूर्धा यानी मसूड़े, यानी दांत और तालु के जो बीच की जगह है अंदर में, उसको कहते हैं मसूड़े, तो उनको कहा जाता है मूर्धन्य। उसके बाद में दंत यानी दांत, और उसके बाद में होठ यानी ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। तो अब तक बात करते हैं कंठ से। तो क वर्ग, क वर्ग का मतलब हुआ कि क वर्ग में जो भी पांचों वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो ये कहां से बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। इसके अलावा कंठ में ए और आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो उनकी ध्वनि भी कहां से बोली जाती है, कहां टकराती है, कंठ में टकराती है। इसको ए और आ स्वरों को भी क्या है, कंठ में रखा गया है। और इसके अलावा विसर्ग, विसर्ग है, विसर्ग का जो विसर्ग का उच्चारण है वो है से होता है। विसर्ग का उच्चारण किससे होता है, है से होता है। तो इसका भी है कहां से उच्चारण स्थान होता है, कंठ से होता है। इसलिए कंठ में क वर्ग यानी जो पहला वर्ग है, क्रम है, देखो क का एक क्रम है, पहले आता है, और कंठ का भी एक क्रम है। तो सबसे पहले क वर्ग में दो स्वर शामिल है, ए और आ, और एक विसर्ग शामिल है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और वर्ण ध्वनि को इसको क्या नाम दिया गया, कंठ नाम दिया गया है। अब बात करते हैं तालु की। कंठ के बाद में कौन सी जगह आती है, तालु। तो क के बाद में कौन सा आता है, च वर्ग, ठीक है। तो च वर्ग में च, छ, ज, झ, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो तालु के टकराती है। इसके अलावा दो स्वर ई और ई का जब उच्चारण करते हैं तो यहाँ भी क्या है, हमारी जो जीव है, जब हवा कहाँ टकराती है, तालु के टकराती है। इसके अलावा ये और श यानी पांचों वर्ग के व्यंजन को छोड़ दे तो उसके बाद में क्या आता है, ये लवे, और अगली लाइन से कहती है से है। तो उसमें ये और एक ये लाइन में पहला ये और से में से पहला से ले लेते हैं। तो ये और से को क्या कहा जाता है, ये और से को क्या कहा जाता है, तालव्य। तो च वर्ग दो स्वर आगे ई और एक ये और से, ये कहां से, तालु से बोले जाते हैं, और इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है या तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं, कंठ की बात हो गई, तालु की बात हो गई, अब बात करते हैं मूर्धन्य की यानी मसूड़ों की। यानी जब हम ट वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वो कहां टकराती है, मूर्धन्य के टकराती है, यानी मूर्धा के टकराती है, मसूड़ों के टकराती है। तो टे, ठे, डे, ढे, जीवा थोड़ी सी गोल होकर कहां टकराती है, मसूड़ा यानी तालु और दांत के बीच की जो जगह है वहां पर टकराती है। तो उसमें टे वर्ग का पांचों वर्ण आ गए। इसके अलावा एक देखो क्रम चल रहा है, ए, आ, ई। अब देखो ऊ को छोड़ दिया है और कहां किसको ले लिया है, री को ले लिया है। और एक ये के बाद में आता है रे, उसको ले लिया, और से के बाद में आता है ये दूसरा वाला से, तो इसको ले लिया। ये सारा एक क्रम चल रहा है। तो इसको उच्चारण स्थान टे वर्ग का, री का, रे का और से का उच्चारण स्थान कहां हो गया, मूर्धा हो गया। और इसको क्या नाम दिया गया है, मूर्धन्य नाम दिया गया। अब बात करते हैं मूर्धन के बाद में दांतों की। यानी इससे अगला जो वर्गीय व्यंजन है तय वाला, जब उसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहां टकराती है, दांत के टकराती है। जैसे ते, थे, दे, धे, दे, तो जीभ कहां टकराई, दांतों के। इसके अलावा अब देखो क्रम चल रहा है, ये, रे, ले, तो तीसरा वर्ण ले लिया हमने ले, और से में भी तीसरा से ले लिया, ठीक है। तो तय वर्ग ले और से इसमें आ गए, दंत में आ गए, यानी दांतों से बोले जाते हैं। जीभ कहां टकराती है, दांतों की, और इनको क्या नाम दिया गया है, दंते नाम दिया गया है। अब बात करते हैं दांत के बाद में होठ की। तो पै वर्ग को जब हम बोलेंगे, पै वर्ग को जब हम उच्चारण स्थान करेंगे तो हमारी जीवा कहां टकराएगी, होठ की टकराएगी। कैसे, पै, फै, बै, भै और मैं, ये पांचों वर्ग है पै वर्गीय। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ है वो दोनों मिलते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ कहा जाता है। ये होठों के मिलने से बोले जाती है। इसके अलावा इसमें ऊ और ऊ को भी शामिल किया गया है। ऊ और ऊ को, तो बच्चे कौन से थे, ऊ और ऊ, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये हो गए ओष्ठ, यानी ओष्ठों से पै वर्ग यानी पै, फै, बै, भै, मैं, और ऊ और औ ये कहां से बोले जाएंगे, ओष्ठ से, यानी इनको उच्चारण स्थान का नाम क्या दिया गया, ओष्ठ नाम दिया गया।
अब बचे रे 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 और मैं और एक ए। इनको नासिके भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नासिके कहा को क्या कहा जाता है? नासिके कहा जाता है। इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा कहां से निकलती है? नाक से निकलती है, इसलिए इनको नासिके व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते, अब बात रही स्वरों की। तो ए और ऐ ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते। ए ऐ यानी ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। इसको कंठ तालु कहा जाता है और उनको कंठ तालु में शामिल किया गया। ओ औ इनको किस में शामिल गया? ओ औ को कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब देखो यहां भी हम देखने वाले, देखो ए तालु में शामिल किया गया है और ए और ई कहां से बनी है? ए और ई, ए प्लस ई बनकर ए बना है। तो ये किस में है? कंठ और तालु में है। कंठ और तालु में है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया? कंठ और तालु। अब बात करते ओ और औ। तो ओ और औ किससे बने गए? ओ और औ ए और ऊ से बने गए। ऊ को कहां शामिल किया गया? ओष्ठ में। ऊ को ओष्ठ में शामिल किया गया, इसलिए इसको कंठ और ओष्ठ कहा जाता है। इसलिए ओ और औ को कंठ और ओष्ठ कहा जाता है। वह अकेले को दंत और ओष्ठ कहा जाता है। वह में किसको शामिल किया गया? दंत और ओष्ठ में तो दंत ओष्ठ है। और है को ये एक स्वर तंत्र है। स्वर जीवा कहीं नहीं टकराती है, सीधा हवा बाहर है तो जीवा कहीं नहीं टकराती, स्वर की तरह बोला जाता है, इसलिए इसको स्वर यंत्र कहा जाता है या अलजीवा कहा जाता है। इस प्रकार उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। इनको याद रखने का एक क्रम चलता है। कंठ, उसके बाद में अगला क्रम है तालु का, उसके बाद में अगला क्रम है मूर्धन्य मसूड़ों का, उसके बाद में अगला क्रम है दांतों का और उसके बाद में अगला क्रम है होठों का। तो इस प्रकार कंठ तालु, इसको क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे मुंह से अपने आप याद रह जाती है। कंठ तालु मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। तो कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। अब आगे बात में करते हैं तो ये जो अनुनासिक स्वर है ये नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो ए ऐ ओ औ बच गए, तो ए कहां से बना है? कंठ और तालु से बना है, यानी कंठ और तालु से बना है। उसके बाद में ओ औ कहां से बना है? तो कंठ और ओष्ठ से बने, तो कंठोष्ठ में शामिल कर दिए। वह को दंत और ओष्ठ कहा जाता है और है को स्वर यंत्र कहा जाता है। इस प्रकार उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। वर्ण के उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 1 नंबर बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन किसको कहा है? जो थोड़ा बहुत मुख से स्पर्श करके निकलते हैं। तो इसमें आते हैं क, ख, ग और घ। क, ख, ग, घ। च वर्ग नहीं आता। त, थ, ड और ढ। त, थ, द, ध। प, फ, ब और ब। इन 16 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पर्शी व्यंजन। यानी इनको जब बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रों में एक ही जगह हवा टकराती है। क, ख, ग, घ, एक ही अवयव पर टकराती है, एक ही अंग पर टकराती है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन कौन थे? श, श, से और है। से है और
है को क्या है, संघर्षी व्यंजन कहा जाते हैं। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं मुख से, तो मुख को, हवा को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। तो जैसे श थोड़ा सा घूम के निकलती है, श और है, तो इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें, देखो च बढ़ गया, तो स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, यानी च, छ, ज और झ को स्पर्श और संघर्षी दोनों कहा गया है कि स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। च, छ, ज, झ को स्पर्श और संघर्षी भी कहा गया है। अब बात करते हैं इसके, कौन बच गए, पंचम वर्ण यानी नासिक के अणगम, तो इनको क्या कहा गया है, नासिक के कहा गया है। नासिक के, जैसे ड़, ण, य, ण, न और मैं, रंगम, तो इनको क्या कहा जाता है, रंगम को नासिक के वर्ण कहा जाता है। अब है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसको कहा गया है, पार्श्विक व्यंजन लय को कहा गया है। लय को पार्श्विक व्यंजन कहा गया जाता है। जब लय का उच्चारण करते हैं, लय, तो हमारी जीभ थोड़ी सी गोल होके और आगे मसूड़ों और दांत के पास टकराती है, और हवा है वो दोनों साइडों से, जीभ के दोनों साइडों के, यानी जीभ के दोनों पार्श्व से क्या है, यानी भाग से हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अलावा है प्रकंपित, 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 रे को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। यानी कि रे का जब उच्चारण करते हैं तो हवा, मुख में हवा है वो या स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ड और ढ को, ड और ढ को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। यानी जीभा है, इनको जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो झटके से नीचे गिरती है, इसलिए इसको, इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका, फेंका हुआ, यानी ड और ढ बोलते हैं तो जीभ थोड़ी सी झटके से नीचे गिरती है, तो ऐसा कहते हैं ड और ढ को फेंक के बोला है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त या फेंका हुआ व्यंजन भी कहा जाता है। अब है संघर्षहीन, 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 यानी यह और वह, यह और वह को संघर्षहीन कहा जाता है। तो इस प्रकार वर्णों का इस भी वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों की स्थिति, स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी स्वर तंत्रियों और स्थिति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक नंबर घोष और दो नंबर अघोष, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहते हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। हम याद रखें घोष और अघोष, यानी घोष, घोष का अर्थ हम लेते हैं नाद से, अर्थ किससे लेते हैं, नाद से, यानी आवाज से। घोष का अर्थ किससे लेते हैं, नाद से, यानी नाद सहित, नाद के बिना। अर्थ किसका देता है, नहीं का, और सह अर्थ किसका देता है, यानी सहित। तो हम इसको याद रखिए, घोष सहित, घोष के बिना, तो घोष और अघोष। इसका हमने विद्यार्थी एक छोटा सा सूत्र बना रखा है, एक सूत्र बना रखा है। क्या सूत्र है, 3 4
5 3 4 5 अंतस्थ है 3 4 5 अंतस्थ है सभी स्वर। 3 4 5 अंतस्थ है सभी स्वर, यानी घोष में कौन से हैं? घोष का सूत्र क्या बना है? 3 4 5 अंतस्थ है सभी स्वर। तो 3 4 5 का मतलब क्या हुआ? देखो, वर्गीय व्यंजनों की बात करते हैं तो देखो, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अंतस्थ में ये लव और एक है, और सभी 11 जो स्वर हैं। तो टोटल कितने हो गए? घोष में कितने वर्ण होते हैं? घोष में 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण कैसे? 11 स्वर हो गए, और वर्गीय व्यंजन के 3 4 और 5, और अंतस्थ है यानी ये एक है और सभी स्वर। अब देखते हम कैसे। क्या है? जय जय और ग घ और ड़े, जय जय और ये डे ढे और णे, दे धे और ने, पे फे बे भे और मैं। यानी 1 2 छोड़ के खे छोड़ दिया, क्या खे छोड़ दिया, चे छे छोड़ दिया, टे ठे छोड़ दिया, ते थे छोड़ दिया, और पे फे जोड़ दिया। और यानी ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। तो 3 4 5 अंतस्थ है। अंतस्थ का मतलब हो गया ये रे ले और वे, और एक हो गया है, और सभी स्वर यानी 11 ए आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो टोटल घोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो इसका घोष वर्णों का हमने एक सूत्र बना लिया। 3 4 5 अंतस्थ है सभी स्वर। 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 अब बात करते हैं ए घोष की। ए घोष बचा कौन? 2 2 तो ये बच गए। क ख च छ टे थे ते थे पे और फे, और 3 कौन बच गए? से और से। 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 और 13। ए घोष वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। ए घोष वर्ण कितने होते हैं? कुल 13 होते हैं। अब चाहे आप इनको याद रख लो, चाहे ये सूत्र याद रख लो, एक ही बात है। तो कितने हो गए? 31 हो गए घोष, और ए घोष कितने हो गए? 13। सूत्र याद रख सकते हैं घोष का। 3 4 5 अंतस्थ है सभी स्वर, और बाकी जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे, किसमें? ए घोष में। अब हम बात करते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेदों की। श्वास वायु यानी जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा कम निकलती है या ज्यादा निकलती है, उस आधार पर भी वर्णों का 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम दिया गया है अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। यानी अल्प यानी कम, जिस वर्णों को बोलने से
हवा कम बाहर निकलती है उसको अल्प प्राण, और ज्यादा बाहर निकलती है उसको महाप्राण कहते हैं। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण की तो इसका भी हमने विद्यार्थियों एक सूत्र बना रखा है, क्या? 1 3 5, 1 3 5 और ये रे ले और व, 1 3 4 5 ये रे ले व, और सभी स्वर 1 3 4 5 ये रे ले व, सभी स्वर 1 3 5 ये रे ले व, सभी स्वर किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। 1 3 5 का आप मतलब समझ रहे हो, क घ और गड़े, यानी पहला तीसरा और पांचवा, च ज और न, यानी पहला तीसरा और पांचवा। तो इस प्रकार देखते हैं हम, इसका एक सूत्र बना लिया 1 3 5। जैसे अगला देखते हैं, ट ठ ड ढ और न, त थ द ध और न, प फ ब भ और म, यानी पहला तीसरा और पांचवा। तो 1 3 5 और उसके बाद में क्या आएगा? ये रे ले वे और सभी स्वर, सभी स्वर यानी 11 के 11 स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण की तो इसका भी सूत्र काम कर जाएगा। जैसे 1 3 5 कर लिया तो पीछे बचे क्या? 2 और 4, तो 2 4 2 4 से और है, 2 3 2 4 से है। महाप्राण में क्या हो गया? 2 4 से 2 4 का मतलब ख घ छ झ ठ और ढ थ और ध फ और भ। तो हो गया 2 4 2 4 2 4 2 4 और से है। तो इसका महाप्राण का भी हमने सूत्र बना लिया। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वर्णों का वर्गीकरण कैसा लगा बताइए, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।